एक्सप्रेस में रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच जो मैजिक होता है वो होता है मिडलवेयर्स के थ्रू। जब कोई रिक्वेस्ट सर्वर तक आती है तो वो डायरेक्टली रिक्वेस्ट लॉजिक को एग्जीक्यूट नहीं करती है, बल्कि वह एक पाइपलाइन से होकर गुजरती है और उस पाइपलाइन का हर एक स्टेप एक मिडलवेयर होता है। मिडलवेयर के थ्रू लॉगिंग, ऑथोराइजेशन, ऑथेंटिकेशन जैसे काम हम इजीली कर सकते हैं, वो भी बिना कोड रिपीट किए। अगर आप एक्सप्रेस में स्केलेबल एंड क्लीन बैकएंड चाहते हो तो मिडलवेयर समझना नॉन नेगोशिएबल है। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है लोकेंद्र, आप देख रहे हैं लोकी अनलॉक्ड, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके ट्रू पोटेंशियल को। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं। चलिए समझते हैं एक्सप्रेस में मिडलवेयर्स क्या होते हैं। जो मिडलवेयर है वो एक फंक्शन ही होता है जो कि रन करता है हमारे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में। मीन जैसे ही क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की और हमने उसे रिस्पॉन्स भेजा, उसके बीच काफ़ी सारे मिडलवेयर्स रन होते हैं। कुछ प्री डिफाइंड मिडलवेयर्स होते हैं और कुछ कस्टम मिडलवेयर्स भी होते हैं जो कि इंटरसेप्ट करते हैं हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट को। ये मॉडिफाई कर सकते हैं रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स को भी, और कंट्रोल करते हैं रिक्वेस्ट फ्लो को। जो मिडलवेयर है वो चेक पॉइंट होता है, मींस ये रन होता है फाइनल रूट हैंडलर के पहले। मान लो कि क्लाइंट ने किसी ऐसे रूट पर रिक्वेस्ट की जिसमें उसका ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। अब सारे रूट ऐसे नहीं होते जिसमें क्लाइंट का ऑथेंटिकेट होना जरूरी हो। कुछ गिने चुने रूट या फिर कुछ रूट ऐसे भी होते हैं जिसमें यूज़र का ऑथेंटिकेट होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लाइंट ने किसी ऐसे रूट पर रिक्वेस्ट की जिसमें उसका ऑथेंटिकेट होना जरूरी है। तो आप डायरेक्टली क्लाइंट की रिक्वेस्ट को अपने कंट्रोलर पर नहीं भेजोगे, बल्कि उसे मिडलवेयर से होकर पास कराओगे। मिडलवेयर चेक करेगा, अगर यूज़र ऑथेंटिकेट है तो वो उसे आगे जाने देगा उसकी रिक्वेस्ट को, अदरवाइज उसे वो वहीं से वापस भेज देगा रिस्पॉन्स की पहले हमें टोकन दो, आप ऑथेंटिकेट हो, उसके बाद ही हम आपकी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाएंगे। जो मिडलवेयर्स हैं वो हमारी रिक्वेस्ट को अलाउ करते हैं आगे जाने के लिए, या हमारी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं और रिक्वेस्ट को ब्लॉक भी कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया। जो मिडलवेयर का फ्लो है वो कुछ इस प्रकार होता है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि सबसे पहले जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो हमारे मिडलवेयर से होकर जाती है। मिडलवेयर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जब सारे मिडलवेयर से होकर चली जाती है रिक्वेस्ट और मिडलवेयर अलाउ कर देता है रिक्वेस्ट को आगे जाने के लिए, तो फिर हमारे रिक्वेस्ट हैंडलर आते हैं। और रिक्वेस्ट हैंडलर के बाद जो भी हमारी प्रोसेसिंग होती है, डीबी से डेटा लेना, उस डेटा में प्रोसेसिंग करना, और जब डेटा हमारा रेडी हो जाता है क्लाइंट को सेंड करने के लिए तो हम उसे रिस्पॉन्स भेज देते हैं। तो ये कुल मिलाकर एक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होती है। जो मिडलवेयर का फंक्शन है वो बिल्कुल सिमिलर लगता है देखने में कंट्रोलर की तरह। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया था कि एक्सप्रेस में राउट्स क्या होते हैं, परम्स क्या होते हैं, क्वेरी क्या होती है और कंट्रोलर्स क्या होते हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर जो आप एक फंक्शन देख रहे हैं जिसमें हमें 3 पैरामीटर्स देखने को मिल रहे हैं। एक तो रिक्वेस्ट, दूसरा RES जो कि रिस्पॉन्स है, और तीसरा नेक्स्ट जो कि फंक्शन होता है। ये बिल्कुल कंट्रोलर की तरह ही दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर से चेकआउट कीजिएगा, जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि जो REQ है वो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो RES है वो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता है, और जो नेक्स्ट है वो एक फंक्शन होता है जो कि पास करता है कंट्रोलर को अगले स्टेप पे जाने के लिए। मीन्स अगर हमने कोई मिडलवेयर बीच में डाला हुआ है हमारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में, और हमने उसमें नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं किया, तो जो रिक्वेस्ट है वो कभी आगे जाएगी ही नहीं। चलिए हम डायरेक्ट कोड में जंप करते हैं और समझते हैं कि अगर हम मिडलवेयर का यूज़ नहीं करें तो हमारा कोड कितना ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ट्यूट18 फोल्डर बना रखा है जिसमें हमारे पास पिछली वीडियो का ही कोड है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कंट्रोलर क्या होते हैं, रूट्स क्या होते हैं, तो वही सेम कोड, वही पिछली वीडियो का कोड जो है वो इस फोल्डर में डला हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमारे पास सबसे पहले तो एक मेन ऐप फाइल है जिसमें हमने app.use में हमारे यूज़र्स राउट पर, जो हमारा कॉमन राउट है यूज़र्स राउट पर, हमने अपने रूट्स को डिफाइन किया हुआ है। और इसमें हमारे पास टोटल 3 रूट्स हैं जो कि हमने एक एक करके कंट्रोलर में उन सारे हैंडलर्स को डिफाइन किया है। अगर मैं इसमें जाऊं तो हमारे यहाँ पर कंट्रोलर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 3 कंट्रोलर्स हैं। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने जो कंट्रोलर है उसमें कोई भी टोकन का यूज़ नहीं किया है। यूज़र डायरेक्टली आएगा, हमारे एंड पॉइंट पर रिक्वेस्ट करेगा और उसे डेटा मिल जाएगा। तो हमें पता कैसे चलेगा जो यूज़र था वो
कौन था, मीन्स कोई भी यूज़र आएगा और रिक्वेस्ट करेगा तो हम उसे रिस्पॉन्स दे देंगे। जनरली तो ऐसा नहीं होता है। तो चलिए हम सबसे पहले तो इन तीनों कंट्रोलर में ऑथेंटिकेशन टोकन का जो वैलिडेशन है वो लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोड लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं लिखूँगा यहाँ पर लेट टोकन इक्वल रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन, और इसके बाद मैं लिखूँगा इफ़ टोकन एंड देन टोकन डॉट स्टार्ट्स विथ। अब हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को समझ ना आए कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, तो एक बार मैं कोड लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा समझा दूंगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो हमने यहाँ से टोकन निकाला। टोकन जनरली जो है वो हम रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स डॉट ऑथोराइजेशन में ही पास करते हैं, और जो टोकन होता है वो स्टार्ट होता है हमारी स्ट्रिंग बियरर स्पेस से, मींस बियरर स्पेस, और जो भी टोकन होगा वो टोकन हमें देखने को मिलता है। जनरली हम इसी डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। तो हमने निकाला कि टोकन हो उस ऑथोराइजेशन में, मींस जो रिक्वेस्ट डॉट हेडर डॉट ऑथोराइजेशन है वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमने लिखा कि अगर टोकन स्टार्ट होता है बियरर स्पेस से तो ठीक है, अदरवाइज सेंड कर दो कि जो स्टेटस 401, स्टेटस 401 हम हमेशा जब सेंड करते हैं अगर यूज़र ऑथेंटिकेट ना हो, मीन्स अगर यूज़र टोकन नहीं भेज रहा है तो ऑब्वियसली वो ऑथेंटिकेट नहीं है, तो हम उस केस में यूज़र को स्टेटस भेजेंगे 401, ये हमेशा याद रखें। तो अगर जो टोकन है वो स्टार्ट होता है बियरर स्पेस से, तो हमने रिप्लेस कर दिया बियरर स्पेस की जगह एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दी। मीन्स अगर मान लो जो टोकन है वो आ रहा है बियरर स्पेस ABC, तो हमने उसे रिप्लेस कर दिया इतने बियरर स्पेस पार्ट को एक एम्प्टी स्ट्रिंग से, तो हमारे पास अब सिर्फ ABC बचेगा। तो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ पहले तो, अभी ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर चेक किया कि अगर टोकन हमारा ABC नहीं है, वैसे तो कभी भी जो टोकन है वो एक सिंगल नहीं होता, ना ही कोई भी हार्ड कोडेड वैल्यू होती है टोकन में, लेकिन सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यहाँ पर कि आपको चीज़ें समझ में आए, मैंने यहाँ पर हार्ड कोडेड किया और यहाँ से भी हमने सेम रिस्पॉन्स को सेंड कर दिया। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि हम यहाँ पर ड्राई प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोड जो है वो कॉपी कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने सेम रिस्पॉन्स भेजा, यहाँ पर भी सेम रिस्पॉन्स भेजा। तो अभी उस चीज़ को आप साइड में रखें, केवल यहाँ पर समझने का ट्राई करें जो इस वीडियो का टॉपिक है मिडलवेयर उसको। अब अगर मैं इस कंट्रोलर को सेव करूँगा और हमारा जो कोड है उसको रन करूँगा नोड ऐप से, हमारा जो सर्वर है वो 3000 पोर्ट पर रन करने लगेगा। इसके बाद हम अपने थंडर क्लाइंट पर आएंगे। अब जिन्हें नहीं पता कि थंडर क्लाइंट क्या होता है, ये पोस्टमैन का ऑल्टरनेटिव है। यहाँ से आप अगर आप एक्सटेंशंस में जाएँ और थंडर क्लाइंट सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा। आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक नीचे आइकन देखने को मिलेगा थंडर क्लाइंट का, उस पर आप जाएंगे तो आप यहाँ से अपनी APIs पर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यहाँ से मेरी न्यू रिक्वेस्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ से जो हमारा एंड पॉइंट था लोकल होस्ट यूज़र्स पर ही लगा है ना, हाँ यूज़र्स। तो अगर हम यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 यूज़र्स पर रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हमें स्टेटस 401 का देखने को मिलेगा कि प्लीज़ सेंड ऑथेंटिकेशन टोकन। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको ऑथ देखने को मिलेगा, इसमें बियरर आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर अगर आप ABC सेंड कर देंगे और अब रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो हमें जो है हमारे यूज़र्स देखने को मिल जाएंगे। अगर हम ABC की जगह कुछ और सेंड करेंगे तो हमें यूज़र्स देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम ABC सेंड करेंगे तो हमें यूज़र्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमें इस टोकन में क्या देखने को मिल रहा है, तो आपको चीज़ें और बेटर तरीके से समझ में आएंगी। मैं सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट। जैसे ही हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पर जो मैंने बताया था बियरर स्पेस, उसके बाद जो हमारा एक्चुअल टोकन है जो हमने यहाँ पर भेजा था, अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूँ
तो हमने यहाँ पर टोकन क्या भेजा था, हमने यहाँ पर जो टोकन है वो ABC भेजा था, तो इसके आगे जो बियरर है वो लग गया। इसी बियरर को रिप्लेस करने के लिए हमने यहाँ पर कोड लिखा कि जो बियरर स्पेस है टोकन में से उसको रिप्लेस करके एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो, तो हमें सिर्फ ABC देखने को मिला। तो मेरे ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही रूट पर जो है वो अपना टोकन वैलिडेशन लगाया है। मीन्स अगर मैं किसी और रूट पर रिक्वेस्ट करूँ, मान लो यहाँ से मैंने पोस्ट रूट पर रिक्वेस्ट की और यहाँ से कोई भी टोकन पास नहीं किया, यहाँ पर मैंने नन सेलेक्ट कर लिया, रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, यूज़र क्रिएट हो जाएगा सक्सेसफुली। और अगर मैं किसी यूज़र को यहाँ से एक्सेस करने का ट्राई करूँगा, किसी सिंगल यूज़र को, तो भी हम बिना टोकन के एक्सेस कर पा रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि एक काम करेंगे, हम यहाँ से हम इस टोकन वैलिडेशन वाले कोड को कॉपी करेंगे और यहाँ से हम इस पे लगा देंगे और सेम कोड हम यहाँ भी पेस्ट कर देंगे। और बिल्कुल ठीक भी है, ये हमारा जो कोड है वो चल भी जाएगा। मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा और अगर अब रिक्वेस्ट सेंड करने का ट्राई करूँगा तो हमें अनऑथराइज्ड का जो है वो स्टेटस देखने को मिलेगा। और सेम गोज़ विथ अगर हम पोस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो भी हमें सेम स्टेटस देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ से ABC पास कर देंगे तो हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। मीन्स तो अब आप बोलेंगे कि हमने यहाँ पे हमारे सारे रूट्स पर जो वैलिडेशन है ऑथेंटिकेट होने का यूज़र के वो लगा दिया। लेकिन सोचो, अगर आपको इस कोड में जो आपने यहाँ पर लगाया उसमें कल के दिन कोई चेंज करना पड़ जाए तो क्या आप तीनों जगह करेंगे? अभी तो सिर्फ 3 है, हो सकता कल के दिन आपके 30 रूट्स हों, तो आप 30 कंट्रोलर पर जो है वो इस वैलिडेशन को चेंज करेंगे? बिल्कुल नहीं। बल्कि आप इस जो वैलिडेशन है उसको एक सेंट्रलाइज जगह पर रखेंगे और उस फंक्शन को आप हर जगह सिर्फ कॉल कर देंगे। तो आपको सिर्फ एक ही जगह उस चेंज को करना पड़ेगा और आपके जो चेंजेस हैं वो सभी जगह रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। यहीं पर मिडलवेयर्स काम आते हैं। आप ये जो सारा कोड है वो एक मिडलवेयर में लिखते हैं और जो मिडलवेयर है वो आपके एक्चुअल कंट्रोलर पर आने से पहले रन करता है। और अगर जो यूज़र ने ऑथेंटिकेशन टोकन नहीं भेजा तो वो वहीं से रिक्वेस्ट को पास ही नहीं होने देता, वहीं से रिस्पॉन्स भेज देता है। चलिए समझते हैं कि कैसे करना है। तो हम यहाँ पर एक और फोल्डर बनाएंगे मिडलवेयर नाम से, और इस मिडलवेयर में यहाँ पर मैं लिखूँगा authentication.middleware.js। और इसमें हम क्या करेंगे कि एक एक्सपोर्ट करेंगे फंक्शन को, ऑथेंटिकेशन, और इसमें हमें रिक्वेस्ट मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा और एक नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा। अब जो हमारा यहाँ पर ये कोड है ऑथेंटिकेशन टोकन को वैलिडेट करने के लिए, इसको हम यहाँ से कट करेंगे और हम कोड डाल देंगे कहाँ पर, इस फंक्शन में। और इसके बाद हम यहाँ पर अगर हम सब कुछ ठीक होता है तो हम इस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल भी कर देंगे और इस फाइल को मैं कर दूंगा सेव। और इसके बाद यहाँ से हम इस कोड को हटाएंगे और इस कोड को हम यहाँ से भी हटा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन फंक्शन आप देख रहे हैं एक्चुअल में एक मिडलवेयर है, ऐसा समझ के चलिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था जो मिडलवेयर होते हैं वो एक्चुअल में एक फंक्शन ही होता है। और ये जो आप रूट देख रहे हैं इसके अंदर हम इस ऑथेंटिकेशन फंक्शन को पास करेंगे। यहाँ पर हम देखिए सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट आई, ये रिक्वेस्ट कहाँ जा रही है, सीधे गेट यूज़र पर। लेकिन अब ये गेट यूज़र पर जाने से पहले हमारे इस ऑथेंटिकेशन पर जाएगी और यहाँ पर भी हम सेम ऑथेंटिकेशन पास कर देंगे और यहाँ पर भी हम ऑथेंटिकेशन को पास कर देंगे। मीन्स अब जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले इस ऑथेंटिकेशन में जाएगी, उसके बाद इन एक्चुअल कंट्रोलर्स पे भी जाएगी जिन कंट्रोलर पे भी उसे जाना होगा रिस्पेक्टिवली। अब मैं फाइल को सेव करूँगा और अपने सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट और यहाँ पर कुछ सब ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो मान लो हम पहले
बियरर टोकन नहीं भेजेंगे। अगर बियरर टोकन नहीं भेजेंगे तो हमें अगेन सेम अनऑथराइज्ड का जो है वो स्टेटस कोड देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर बियरर टोकन को पास करेंगे तो हमारा जो यूज़र है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब हम गेट रिक्वेस्ट करेंगे विथ बियरर टोकन तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो चली जाएगी और हमें यूज़र्स तीनों के तीनों देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम टोकन नहीं भेजेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो नहीं जाएगी, अनऑथराइज्ड का हमें स्टेटस कोड देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। इसके बाद अगर हम मान लो क्या हो कि हम इस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल ना करें, अगर हम इस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तो जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा, जो हमारी रिक्वेस्ट है वो कभी आगे ही नहीं बढ़ेगी और हमें कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। अभी तो हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल गया क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन टोकन पास किया था। लेकिन अगर हम ऑथेंटिक टोकन पास नहीं किया था, लेकिन अगर हम अब ऑथेंटिकेशन टोकन को पास करते हैं तो आप देखेंगे कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो इनफाइनाइट लूप में चली जाएगी, हमें रिस्पॉन्स कभी देखने को ही नहीं मिलेगा। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब हमने टोकन नहीं भेजा था तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ से देखने को मिल गया था। लेकिन जैसे ही हमने टोकन सेंड कर दिया तो वो इस एल्स ब्लॉक में नहीं गया, ना ही इस इफ ब्लॉक में गया, और उसके बाद तो कोई कोड था ही नहीं। और जब कोई कोड ही नहीं था तो वो रिक्वेस्ट जो है वो आगे नहीं गई। होता क्या है कि अगर मैं अपने यहाँ जाऊँ, रूट्स पे जाऊँ, तो होता क्या है कि सबसे पहले चेक होता है कि एंड पॉइंट क्या है। एंड पॉइंट चेक हुआ, उसके बाद इस मिडिलवेयर में गया। अगर इस मिडिलवेयर में हमने नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं किया तो अगला जो फंक्शन या मिडिलवेयर होता है उसमें कभी हमारा कोड जाता ही नहीं है, हमारी रिक्वेस्ट जाती ही नहीं है, वो वहीं पर अटक कर रह जाती है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। सेम गोज विथ अगर हमारा एक और हमने यहाँ पर मिडिलवेयर क्रिएट किया होता। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम एक डमी मिडिलवेयर क्रिएट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर किया डमी डॉट मिडिलवेयर डॉट जेएस और मैं यहाँ पर कर दूंगा एक्सपोर्ट डमी मिडिलवेयर और मैं इसमें रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट तीनों ही, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट तीनों ही पैरामीटर देखने को मिलेंगे। और ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स देख रहे हैं ये वही रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है जो आपको कंट्रोलर में देखने को मिलते हैं। और मैंने यहाँ पर फंक्शन लिखना भूल गया और मैं यहाँ से कुछ नहीं करूँगा, सिंपली नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर दूंगा। और यहाँ पर एक काम करते हैं, एक कंसोल लॉग भी लगा देते हैं कि रिक्वेस्ट इन, क्या कर रहा हूँ मैं, कंसोल लॉग रिक्वेस्ट इन डमी मिडिलवेयर। और इस डमी मिडिलवेयर को मैं इसके बाद लगाऊंगा। मान लो मैंने लगा दिया डमी मिडिलवेयर और यहाँ पर भी डमी मिडिलवेयर, ठीक है। और हमने सर्वर को करेंगे हम रीस्टार्ट। अब हम जैसे ही हमारे जो रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें अगेन कोई रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा क्योंकि हमने अपने ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर में नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं किया था। इसके बाद अगर हम अब इस रिक्वेस्ट पर सेंड करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे सेंड पॉइंट पर, तो आप देखेंगे कि जो रिक्वेस्ट है वो डमी मिडिलवेयर में भी गई। सबसे पहले जो हमारा बियरर ABC प्रिंट हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर ऑथेंटिकेशन में हमने यहाँ पर हमारे जो कंसोल लॉग किया था टोकन को। तो कहने का मतलब क्या है कि जिस भी ऑर्डर में हम हमारे मिडिलवेयर को पास करते हैं उसी ऑर्डर में हमारे मिडिलवेयर रन होते हैं। मीन्स अगर मैं इस डमी मिडिलवेयर को यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पर पास करता तो पहले डमी मिडिलवेयर चलेगा अब, और उसके बाद ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर चलेगा। किस केस में? अगर हम गेट कर रहे हैं सारे यूज़र को। अगर मैं इसको सेव करूँ तो अभी हमारे पास क्या देखने को मिल रहा था, अभी हमें पहले हमारा टोकन देखने को मिल रहा था, उसके बाद हमारी रिक्वेस्ट जो है वो डमी मिडिलवेयर में जा रही थी। लेकिन अब अगर हम हमारी जो रिक्वेस्ट है सेंड करेंगे तो अब पहले हमारी जो रिक्वेस्ट है वो डमी मिडिलवेयर में जाएगी, उसके बाद हमें टोकन देखने को मिलेगा। तो कहने का कुल मिलाकर मतलब यही है
कि जो ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है जब भी आप अपने मिडिलवेयर को अपने रूट्स फोल्डर में डिफाइन करें या पास करें। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी। और ये तो मैंने बता ही दिया कि जो रोल क्या है नेक्स्ट फंक्शन का। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाता है, मीन्स मिडिलवेयर से अगले मिडिलवेयर में और सबसे लास्ट मिडिलवेयर से एक्चुअल जो कंट्रोलर होता है। अगर आपने नेक्स्ट फंक्शन को कहीं भी कॉल करना भूल गए तो उसी मिडिलवेयर में जो रिक्वेस्ट है वो फंस कर रह जाएगी। जो विदाउट नेक्स्ट फंक्शन जो रिक्वेस्ट है वो रुक जाती है और रिस्पॉन्स जो है वो कभी सेंड ही नहीं होता। अब बात आती है कि मिडिलवेयर क्या क्या कर सकता है। जो मिडिलवेयर है वो रिक्वेस्ट का डेटा पढ़ सकता है, जैसा मैंने बताया था। जैसा हमने देखा था कि जो मिडिलवेयर होते हैं उसमें हमारे पास रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट भी होता है और नेक्स्ट फंक्शन होता है। ये मॉडिफाई कर सकता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, एंड कर सकता है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल को। मीन्स अगर हम वहीं से रिस्पॉन्स को सेंड कर दें तो जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है वो वहीं पर एंड हो जाती है। और पास कर सकता है कंट्रोल नेक्स्ट मिडिलवेयर को भी, जैसा मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले कि पहले हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर में जा रही थी और जैसे ही हमने डमी मिडिलवेयर को क्रिएट किया और डमी मिडिलवेयर हमने अपने रूट्स फोल्डर में रेफरेंस दिया डमी मिडिलवेयर फंक्शन का, तो पहले रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेशन तक जा रही थी, उसके बाद ऑथेंटिकेशन से डमी मिडिलवेयर और फिर एक्चुअल कंट्रोलर में। तो ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर ने क्या किया कि जो कंट्रोल है उसको डमी मिडिलवेयर को दिया। उसके बाद आते हैं ग्लोबल और रूट मिडिलवेयर। जो अभी हमने देखे वो थे रूट मिडिलवेयर। अब चलिए समझते हैं कि ग्लोबल मिडिलवेयर क्या होते हैं। जो ग्लोबल मिडिलवेयर्स हैं वो चलते हैं हर रिक्वेस्ट पर, लेकिन रूट मिडिलवेयर सिर्फ स्पेसिफिक रूट पर ही चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं यहाँ पर एक और मिडिलवेयर बनाता हूँ, ग्लोबल डॉट मिडिलवेयर डॉट जेएस, और यहाँ से कुछ नहीं, मैं सिंपली हम लिखेंगे एक्सपोर्ट फंक्शन ग्लोबल मिडिलवेयर। और आप जानते हैं कि हमें रिक्वेस्ट मिलेगा, यहाँ से रिस्पॉन्स मिलेगा और नेक्स्ट फंक्शन मिलेगा। यहाँ पर हम सिंपली कुछ नहीं करते, हम यहाँ पर लिख देंगे कि ग्लोबल मिडिलवेयर रन। और आप जानते हैं कि अगर हम इस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो हमारी रिक्वेस्ट कभी आगे नहीं बढ़ेगी। इस फाइल को मैं सेव करूँगा और उसके बाद हम app.js में जाएंगे। तो अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जो app.use होता है वो हर रिक्वेस्ट पर चलता है। तो मैं यहीं पर जो हम app.use है उसमें अपने ग्लोबल मिडिलवेयर फंक्शन है उसको पास कर दूंगा। सिंपली यहाँ पर मुझे क्या करना है, ग्लोबल मिडिलवेयर को हम पास कर देंगे और हमें कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर बस डिफरेंस यही है। अब ये जो आप मिडिलवेयर देख रहे हैं ये एक ग्लोबल मिडिलवेयर है, लेकिन जो हमने यहाँ पर यूज़र रूट में पास किए थे मिडिलवेयर, ये हमारे सिर्फ रूट मिडिलवेयर है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं डमी मिडिलवेयर को यहाँ से हटा दूँ तो क्या अब अगर हम किसी एक सिंगल यूज़र को फैच करेंगे तो क्या हमारा डमी मिडिलवेयर रन होगा? वो डमी मिडिलवेयर कभी रन नहीं होगा। लेकिन अगर हम ग्लोबल मिडिलवेयर को देखें तो ग्लोबल मिडिलवेयर हमेशा रन होगा, हम चाहे हम किसी भी रूट पर रिक्वेस्ट करें। चलिए अगर हम फाइल को सेव करें, सर्वर को करें रीस्टार्ट और हम यहाँ से जाएंगे हमारा जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे थे, तो अगर हम सारे यूजर्स को फैच करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले हमारा ग्लोबल मिडिलवेयर रन हुआ, उसके बाद जो हमारी रिक्वेस्ट है वो डमी मिडिलवेयर में गई और उसके बाद हमारे जो बीएरआर टोकन है ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर वहाँ पर गई। लेकिन अगर मैं यहाँ पर मान लो सिर्फ एक ही यूज़र को फैच करता हूँ तो अब जो हमारी रिक्वेस्ट है वो डमी मिडिलवेयर में जाएगी ही नहीं। एक काम करते हैं, हम पहले इस कंट्रोलर को क्लियर कर लेते हैं और अपने सर्वर को करते हैं रीस्टार्ट। तो अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड करूँगा तो आप देखेंगे कि हमारा ग्लोबल मिडिलवेयर रन हुआ, उसके बाद बीएरआर जो ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर है वो रन हुआ, लेकिन हमारा कभी भी जो डमी मिडिलवेयर था वो रन ही नहीं हुआ क्योंकि हमने उसे रूट स्पेसिफिक बना रखा था। हमने यहाँ पर अगर आप देखें तो डमी मिडिलवेयर हमने यहाँ दिया और हमने पोस्ट रिक्वेस्ट पर दिया, लेकिन जो सिंगल यूज़र फैच कर रहे थे उसमें कभी दिया ही नहीं। तो उम्मीद है आपको ग्लोबल मिडिलवेयर और जो रूट मिडिलवेयर है उनमें डिफरेंस समझ आया होगा कि जो ग्लोबल मिडिलवेयर होते हैं वो हमेशा रन होते हैं, लेकिन जो रूट मिडिलवेयर्स होते हैं वो स्पेसिफिक रूट पर ही रन होते हैं। जो ग्लोबल मिडिलवेयर है उसका मैंने एग्जांपल तो आपको दिखाई दिया, जो रूट मिडिलवेयर है वो भी मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे हम डिफाइन करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं रूट मिडिलवेयर्स का।
जो मिडिलवेयर का ऑर्डर है वो मैटर करता है, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। जो मिडिलवेयर होते हैं वो रन होते हैं टॉप टू बॉटम या फिर लेफ्ट टू राइट कोड में। जो ऑर्डर है वो अफेक्ट कर सकता है इनके बिहेवियर को। अगर रॉन्ग ऑर्डर लेंगे हम तो जो हमारे कोड है उसमें बग्स आ सकते हैं। तो अब अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम मिडिलवेयर को सही ऑर्डर में ना आते तो बग्स कैसे आ सकते हैं, तो चलिए मैं एक और मिडिलवेयर का एग्जाम्पल बना के समझाता हूँ। मान लो मैंने एक और मिडिलवेयर बनाया, रोल डॉट मिडिलवेयर डॉट जेएस, और मैंने यहाँ पर कुछ रूल्स डिफाइन किए। एक रूल्स का एरे बनाया और उसमें सबसे पहले तो दी आईडी, कि अगर आईडी 1 है तो जो उसका रोल है वो है मान लो एडमिन, और अगर मान लो आईडी है 2 तो जो उसका रोल है वो मान लो है क्या, यूज़र। और इसके बाद मैंने यहाँ पर किया एक्सपोर्ट फंक्शन गेट रोल मिडलवेयर, यहाँ से रिक्वेस्ट मिली, यहाँ से रिस्पॉन्स मिला और नेक्स्ट फंक्शन भी। अब मान लो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इससे पहले मिडलवेयर चलेगा उसमें हमारे पास एक आईडी आएगी, उस आईडी के बेस पर हम इसमें रोल को ऐड कर देंगे हमारी रिक्वेस्ट में। मीन्स कहने का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हम ट्राई कैच लगाएंगे और कैच में मैं लिख दूंगा कि सम एरर अकर्ड, और यहाँ से हम रिटर्न कर देंगे res डॉट स्टेटस 500। अब जो 500 का स्टेटस होता है वो हम तब भेजते हैं जब हमारे सर्वर की साइड से कोई एरर आता है। सर्वर की साइड से की मीन्स हमारे कोड में कोई एरर था, इसलिए जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट है वो फुलफिल नहीं हो पाई। उस केस में हम 500 का स्टेटस कोड सेंड करते हैं, सम एरर अकर्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सम एरर अकर्ड। इसके बाद हम जो ट्राई ब्लॉक है उसमें क्या करेंगे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें यहाँ से एक आईडी देखने को मिलेगी। कहाँ से, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट आईडी में से मान लो हमें कोई आईडी देखने को मिलेगी, या फिर यूज़र भी हटा देते हैं हम, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट आईडी में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें एक आईडी देखने को मिलेगी, और उस आईडी के बेस पर हम यहाँ से जो रोल्स में से अपना रोल निकालेंगे। तो मान लो हमने ले दिया रोल इक्वल रोल्स डॉट फाइंड, हमें एक एक रोल देखने को मिलेगा, उस रोल डॉट आईडी को मैं इस जो आईडी आएगी उससे मैच करूंगा, और यहाँ पर मैं यूनरी प्लस ऑपरेटर भी लगाऊंगा क्योंकि हो सकता है कि जो आईडी हो वो एक स्ट्रिंग हो। और यहाँ से जो भी रोल होगा उस रोल को रिक्वेस्ट डॉट रोल में मैं ऐड कर दूंगा। तो हमने क्या किया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हमारी रिक्वेस्ट है उसमें एक आईडी आ रही होगी, और उस आईडी के बेस पर हम हमारी रिक्वेस्ट में रोल को अटैच कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो ये मिडिलवेयर है वो इस जो भी क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर पा रहा है, क्योंकि जो क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है वो सारा डेटा, सारी इन्फॉर्मेशन इसी REQ ऑब्जेक्ट में आती है। और जब इस REQ ऑब्जेक्ट में हम इसी REQ ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और उसके बाद हम इस नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर देंगे ताकि हम इस रिक्वेस्ट को आगे बढ़ा पाएँ। इसके बाद ये जो हमारा ऑथेंटिकेशन था मिडिलवेयर, मान लो कि ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर जो था, मैं सबसे पहले तो करूँगा क्या, इसको करूँगा कमेंट आउट, और मैं यहाँ पर चेक लगाऊंगा कि इफ़ टोकन अगर मान लो है ABC, तो हम लिख देंगे रिक्वेस्ट डॉट आईडी इक्वल, मैं 1 दे दूंगा, एल्स दे दूंगा रिक्वेस्ट डॉट आईडी इक्वल 2। हमने क्या किया कि अगर टोकन हमें ABC मिलता है तो रिक्वेस्ट डॉट आईडी हो जाएगी 1, अदरवाइज रिक्वेस्ट डॉट आईडी हो जाएगी 2। सिर्फ इतना सा काम किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो हमारे यूज़र रूट हैं उसमें हम ऑथेंटिकेशन के बाद लगा देंगे गेट रोल मिडिलवेयर। मैं सेव करूँगा फाइल को, सर्वर को करूँगा रीस्टार्ट, हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। और अभी हमने कुछ भी एक काम करते हैं हम कि हमारा जो कंट्रोलर है, इस कंट्रोलर में हम
जो हम गेट यूज़र कर रहे हैं, इसमें मैं कंसोल लॉग करा लेता हूँ रिक्वेस्ट डॉट ID को और रिक्वेस्ट डॉट रोल को, और सर्वर को दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ। अब हम जैसे ही हमारी रूट पर रिक्वेस्ट करेंगे, हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली चली जाएगी और हमें यहाँ पर जो ID 1 देखने को मिलेगी और हमारा जो रोल का ऑब्जेक्ट था जो हमने प्रिंट कराया था वो भी देखने को मिल जाएगा। और बेटर क्लैरिटी के लिए काम करते हैं हम, यहाँ से मैं रिक्वेस्ट डॉट ID को एक स्ट्रिंग में डाल देता हूँ, कॉमा लगा के रिक्वेस्ट डॉट ID और कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट रोल और रिक्वेस्ट डॉट रोल। फाइल को अब सेव करके मैं सर्वर को रीस्टार्ट करूँगा। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा तो रिक्वेस्ट डॉट ID में हमें 1 देखने को मिल रहा है, रिक्वेस्ट डॉट रोल में हमें एडमिन देखने को मिल रहा है, पूरा रोल का जो ऑब्जेक्ट है वो देखने को मिल रहा है कुल मिलाकर। अगर मैं यहाँ से ABCD भेज दूँ, रिक्वेस्ट को सेंड करूँ तो अब रिक्वेस्ट डॉट ID हो जाएगी 2 और रिक्वेस्ट डॉट रोल हो जाएगा ये। लेकिन अगर मान लो क्या हो कि हम ये जो ऑर्डर था, हमने जिस ऑर्डर में हमने अपने मिडिलवेयर को पास किया था, मान लो हम इस ऑथेंटिकेशन को अपने रोल मिडिलवेयर के बाद में पास करें तो क्या होगा, चलिए करके देखते हैं। अगर मैं कुछ इस प्रकार करूं, सर्वर को रीस्टार्ट करूं और अगर अब हम रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो हमें रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स तो मिल जाएगा, लेकिन जो रिक्वेस्ट डॉट रोल है वो देखेंगे कि आपको देखने को ही नहीं मिल रहा। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो हमारे मिडिलवेयर्स थे उनको सही क्रम में नहीं भेजा, क्योंकि ऑब्वियसली ना, क्योंकि अब ये जो यहाँ पर रोल का मिडिलवेयर है, रोल का मिडिलवेयर कहाँ गया? तो रोल का मिडिलवेयर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? रोल का मिडिलवेयर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसको रिक्वेस्ट में एक ID देखने को मिलेगी, लेकिन ये जो ID है वो कहाँ से आ रही है? वो इस ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर से आ रही है। लेकिन ऑथेंटिकेशन मिडिलवेयर ही हमने हमारे रोल के मिडिलवेयर के बाद में कॉल कर दिया, तो क्या कभी रोल के मिडिलवेयर में जब रिक्वेस्ट पहुंचेगी तो उस केस में क्या उसको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ID देखने को मिलेगी? नहीं मिलेगी। इसलिए जो मिडिलवेयर का क्रम है, जो मिडिलवेयर का ऑर्डर है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि अगर आप यहाँ पर मिडिलवेयर का जो ऑर्डर है वो अगर आप गलत देते हैं तो आपके कोड में ऑब्वियसली बग आ सकते हैं और एरर भी आ सकते हैं अभी। और ये तो मैंने आपको दिखाई दिया कि हम मिडिलवेयर से डायरेक्टली रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं। जब यूज़र ने टोकन नहीं भेजा तो हम डायरेक्टली उसे 401 का स्टेटस कोड और रिस्पॉन्स सेंड कर दे रहे थे। अब समझते हैं कि मिडिलवेयर इंपॉर्टेंट क्यों है। वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, लेकिन क्लीनर कोड के लिए मिडिलवेयर जरूरी है, कोड के सेपरेशन के लिए मिडिलवेयर जरूरी है, रीयूजेबल लॉजिक के लिए मिडिलवेयर जरूरी है। जो ऑथेंटिकेशन का वैलिडेशन था वो हमने रीयूज कर लिया हर एक रूट में एक जगह मिडिलवेयर बनाकर। मेंटेनेबिलिटी बेटर हो जाती है और स्केलेबल आर्किटेक्चर हो जाता है। जो कॉमन यूज केस है मिडिलवेयर के वो क्या क्या है? अगर आपको ऑथेंटिकेशन चेक करना हो, ऑथोराइजेशन चेक करना हो, अगर आपको लॉगिंग सिस्टम बनाना हो, या फिर कोई वैलिडेशन करना हो, या फिर एरर हैंडलिंग करनी हो, तो सारे ही केस में जो मिडिलवेयर का यूज़ करना एक बेटर अप्रोच होती है। तो हमने देखा कि जो मिडिलवेयर होता है वो हैंडल करता है हमारी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स फ्लो को, जो कि रन करता है हमारे एक्चुअल रूट हैंडलर से, जो हमारा एक्चुअल कंट्रोलर होता है उससे पहले हमारे सारे मिडिलवेयर्स रन होते हैं। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो मैंडेटरी है अगर हमें हमारी रिक्वेस्ट को आगे बढ़ाना है। तो ऑर्डर मैटर करता है कि किस ऑर्डर में हम हमारे मिडिलवेयर्स को पास कर रहे हैं हमारे रूट्स में, और ये कोर है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सप्रेस का। में जो पूरी एक्सप्रेस JS है वो मिडिलवेयर्स के ऊपर ही चल रही है। तो ये था एक्सप्रेस मिडिलवेयर्स के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम रिक्वेस्ट बॉडी को हैंडल कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।